जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर मुझे बस यही लगता है कैसे आपका काम आसान किया जाए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों वन डे वन क्वेश्चन की सीरीज शुरू की गई और आप सबने उसमें खूब अच्छे से पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर इसको एक्सप्लेन भी करिए, तो मैंने दो काम बच्चों करने जा रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी हो जाएगी और इसको एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं। और आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होगा उसी तरह से एक बच्चा हमारे साथ है, जहां जहां दिक्कत होगी वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर हम लोग इसको एक इंटरएक्टिव सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जरा सा देख लीजिए। तो ये वन डे वन क्वेश्चन बच्चों जो सीरीज थी, इसमें आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1 से 5 क्वेश्चन। कविंद कैसी पढ़ाई चल रही भाई? ठीक चल रही है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने कुल 11 एपिसोड डाले हैं, जिसमें पहला माइटोकांड्रिया में एसएलपी पे था, दूसरा फर्मेंटेशन, तीसरा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, चौथा आरयूबीपी पे था, पांचवा प्रिज्म C3C4 साइकिल, प्लांट लिंक रिएक्शन, पिगमेंट आरयूबीपी, C3C4 टेम्परेचर एंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग 5 एपिसोड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला एपिसोड। पहला क्या था बच्चों? पहला बेटा क्वेश्चन ये था कि बाई कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकांड्रिया बाई सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको हम बताएंगे ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है और माइटोकांड्रिया का जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है। आप जानते हैं अच्छे से कि माइटोकांड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर है बच्चों। दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए अंदर वाली पार्ट जो क्रिस्टी है, और यहाँ पर है इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर पूछा गया है बाई कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज्ड इन माइटोकांड्रिया बाई सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो निश्चित बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो प्रोसेस है ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस पूछा जा रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये देखिए ये पूरा क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है आपकी बुक से, और यहां पर ज्यादातर, यहां पर देखिए एनएडी है, एनएडी, यहां पर बच्चों देखिए एनएडी है, यहां भी बच्चों एनएडी है, और यहां बच्चों एफएडी है। याद रखिएगा एक बात, जितने भी एटीपी एनएडी और एफएडी के थ्रू बनेंगे ईटीएस में, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में, वो एसएलपी में नहीं आएंगे। एसएलपी का मतलब होता है बाबू, एसएलपी का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट एटीपी। अच्छा कविन, दो तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट एटीपी है, बताओ ये कहां बनता है इनडायरेक्ट एटीपी? इनडायरेक्ट एटीपी बनेगा कहां पर? ईटीएस में, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, और जो एनएडी एफएडी का हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा, राइट? तो जब भी बेटा एसएलपी पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है विदाउट ईटीएस और विदाउट एनएडी एफएडी। अब अगर हम लोग ये पूरा स्टेप देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं सक्सिनिक एसिड के पहले जीटीपी जीडीपी का कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पर एक डायरेक्ट एटीपी बन जाता है, राइट? अब बताइए कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? एक ग्लूकोज से कितने पार्विक एसिड बनते हैं? दो। तो एक ग्लूकोज से बेटा बनेगा 2 पार्विक एसिड, एक ग्लूकोज से बनेगा 2 पार्विक एसिड, और एक पार्विक एसिड से एक साइकिल होगी, तो 2 पार्विक एसिड से 2 साइकिल। तो अगर एक ग्लूकोज पूछा जाएगा तो 2 साइकिल होगी। तो एक पार्विक एसिड कितना एटीपी बन रहा है एसएलपी से? 1। तो 2 से कितना बनेगा? 2। एक ग्लूकोज से 2 बनेगा। अच्छा बताओ, मान लो यहीं पे अगर 100 ग्लूकोज पूछा जाता तब कैसे हो जाता? 200 पार्विक एसिड हो जाता। 100 ग्लूकोज से बन जाता 200 पार्विक एसिड, और 200 पार्विक एसिड से 200 बार साइकिल चलता तो 200 एटीपी बन जाता है, राइट? लेकिन अगर इसी सवाल में पूछा जाए एक पार्विक एसिड से तो 1। तो क्या समझ में आया? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी विदाउट ईटीएस। ठीक, इसमें बच्चों हमने एक सवाल और पूछा था आपसे कि ईटीएस के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? तो कहां एंजाइम होते हैं ईटीएस के? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन? ईटीएस, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा ईटीएस का एंजाइम, और क्रेब्स साइकिल का एंजाइम कहां पाया जाएगा? क्रिस्टी में पाया जाएगा। तो क्रिस्टी में होगा क्रेब्स साइकिल का एंजाइम, और इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सा होगा? ईटीएस। एक सवाल और इसमें पूछा था कि कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में है लेकिन मैट्रिक्स में नहीं है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब होता है विदाउट ईटीएस।
अगर हम और क्रेब्स साइकिल देखेंगे तो एक एटीपी बनता है जीटीपी के कन्वर्जन में, राइट। और एक ग्लूकोज से दो पार्विक एसिड, दो साइकिल, दो एटीपी, 100 ग्लूकोज पूछेंगे, 100 ग्लूकोज पूछेंगे, 200 एटीपी, राइट। एक सवाल और कभी इसमें पूछा गया था, सवाल ये था कि हाउ मेनी एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्विक एसिड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आउटसाइड द ईटीएस। तो भी एक ही होगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया एसएलपी, और एसएलपी से ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी बनता है। तो ये सवाल समझ में आ गया पूरा। अब जरा बताओ 500 ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे? सर 1000। 1000, वेरी गुड। क्योंकि एक ग्लूकोज से साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो अगर पूछा जाए एक ग्लूकोज से कितनी बार साइकिल चलती है? 2 बार। अब ये दूसरा सवाल बच्चों हमने दिया था फर्मेंटेशन पर, राइट। तो ये बताओ कविन कि रेस्पिरेशन में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो पहला रिएक्शन होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस, और जो होता है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन होता है। चाहे आप दिल्ली जाए, चाहे बॉम्बे जाए, रेलवे स्टेशन तक जरूर जाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस तो बिल्कुल कॉमन है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है? पार्विक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 1G से 2P पार्विक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये बच्चों को पता ही होगा कि इसको खोजा था एम्डेन, मेयरहाफ और फ्रांस ने। अब जब एक ग्लूकोज से 2 पार्विक एसिड बन गया तो इसके रास्ते कितने हो जाएंगे? 2। पहला रास्ता कौन सा होगा? एरोबिक, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा, फिर क्या होगा? ईटीएस होगा, राइट। और यहां पर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। यही तो बात है। अब ये फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब देखो एक सवाल और पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर क्या है? देखो बेटा, आपने शुगर सोल्यूशन ले लिया, उसमें ईस्ट डाल दिया, तो किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? शुगर सोल्यूशन का। तो अगर सबस्ट्रेट होता है आउटसाइड द सेल तो क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। और अगर सबस्ट्रेट इनसाइड द सेल है तो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड। तो अब ये पार्विक एसिड के 2 तरह से ब्रेकडाउन हो सकते हैं, राइट। और दोनों में देखिए रिएक्शन सेम है। ये एक स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में है। यहां पर एल्डिहाइड है, फिर यहां पर क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, राइट। तो अगर इथाइल एल्कोहल बनेगा, तो इथाइल एल्कोहल अगर बनेगा तो स्टेप कितने होंगे? 2। और इसमें क्या निकलेगा? CO2, राइट। और इसीलिए जो ब्रेड फूली होती है, जो जैसे चाय में डालो तो उसमें पोर बने होते हैं ना, वो CO2 निकलने की वजह से होता है, राइट। और एक ब्लिस्टर कॉपर भी होता है जिसमें SO2 गैस के निकलने की वजह से होता है। और ये देखिए यहां पर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलता, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलता है। लैक्टिक एसिड कितने स्टेप में होता है? 1 स्टेप। और पार्विक इथाइल एल्कोहल कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। और बेटा ये सवाल पूछा गया 2008 और 2010 में। अब बच्चों को हमने कहा कि पढ़ के भी बता दे, है ना। अब यहां पर दिखा है इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या निकलती है? ज्यादा, और फर्मेंटेशन में क्या निकलती है? कम। तुम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से परेशान थे ना, इसीलिए ये भी करा दे रहे हैं। और एक भी सवाल छूट जाए तो बताना, बस ढंग से देखते रहो। लेस देन 7%। तो एक तो पॉइंट याद रखना होगा कि यहां पर कितनी एनर्जी निकलेगी? लेस देन 7%। याद करना, सब पूछेंगे भाई, ठीक। इसके बाद ये कह रहे हैं आल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। इसमें या तो बनता है एसिड या तो बनता है एल्कोहल, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख लिया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देख लिया। अब बताओ किसमें CO2 निकलेगा? लैक्टिक एसिड के एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। वेरी गुड। व्हाट इज द नेट ATP दैट इज सेंसाइज? कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सेंसाइज। अब वही जो ग्लाइकोलिसिस वाली बनी वही बनेगी, 4 ATP डायरेक्ट, और 2 खर्च हुआ, 2 का फायदा होगा। When 1 molecule of glucose is fermented alcohol or lactic acid, ठीक है भाई। Yeast poison themselves death when the concentration of alcohol reaches the 13%। मतलब फर्मेंटेशन के रिएक्शन में अगर एल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 13%, तो ईस्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब यहां पर कह रहे हैं व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। मतलब कहते हैं कि जो नेचुरल ढंग से फर्मेंटेशन होता है उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 13%। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। अब ये कह रहे हैं कि जिस एल्कोहल, इसमें 13% ज्यादा नहीं होगा,
then how do you think alcoholic beverage of alcohol content greater than this concentration are obtained? कैसे आएगा भाई, किस प्रोसेस से? डिस्टिलेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमने एनसीईआरटी की लाइन भी पूरी एक्सप्लेन कर दी। फर्मेंटेशन, जिसमें सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है, जो सबस्ट्रेट होता है आउटसाइड द सेल। पहली बात समझ लो, कैसा है बच्चों? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, न तो इसमें लिंक रिएक्शन होगा, न तो इसमें क्रेब साइकिल होगा, न तो इसमें ईटीएस होगा। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? लेस देन 7%। इसकी डेथ कब हो जाती? जब एल्कोहल की कंसंट्रेशन हो जाती 13%। और क्या बताया कविन तुमने कि अगर हमें कोई ऐसा बेवरेज बनाना है जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हो? लेस देन 7%। मोर देन 13%। तो उसको कैसे बनाएंगे? डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाएंगे। चलिए, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। जरा देखिए, ये सवाल 2008, 2010, 2014 में पूछा गया था। डे 3 क्लोरोप्लास्ट। तो ये बच्चा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादातर सवाल पूछा जाता है ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में कि लाइट रिएक्शन कहां होता है, डार्क रिएक्शन कहां होता है। तो बच्चों लाइट रिएक्शन कहां होता है? ग्रेना में। इसको याद रखना, LgDs। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज होता है डार्क रिएक्शन में। 2009, 2015 में ये सवाल पूछा गया था। अब इसके बाद ये बच्चा हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी आपको दे दिया। अब डे 4 रोबुस्को। बाप रे बाप, 1992, 99, 2000, 2002, 2005, 2006, 2010 में 2 बार, 11, 12, 13 और आगे भी पूछा गया होगा, तुम लोग देख लेना 2020। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना सदाबहार होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अब हम आपको RUBP के बारे में जो क्वेश्चन था उसको दिखाने जा रहे हैं। RU राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और ये सवाल पूछा गया था 147 पेज से। जरा बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये बेटा जो RUBP है ना, RUBP, राइट, ये बेटा पहले होता है राइबुलोज के फॉर्म में, राइबुलोज। और राइबुलोज जब ATP से रिएक्शन बेटा करता है तब बेटा बनता है ये RUBP, राइट। और ये RUBP का केमिकल फार्मूला कुछ ऐसे होता है बाबू, CH2OP, CO, CHOH, CHOH और CH2OP। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और यही बेटा जब CO2 H2O से रिएक्शन करता है, CO2 और H2O, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनाता है 2 मोल PG एसिड का, राइट। अब देखो भाई, PG एसिड में कितना बेटा कार्बन है? 3। और बेटा यहां पर कार्बन कितना है? 5। और यहां पे कार्बन कितना? 1। 5 और 1 कितना हो गया बाबू? 6। और 6 कन्वर्ट हो गया 2 into 3 में, राइट। और इसीलिए साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। लेकिन भैया ये बहुत एक खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज क्या है बच्चा? खतरनाक चीज ये है कि जब CO2 ज्यादा होता है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, CO2 से रिएक्शन करेगा और ये बच्चा क्या बना लेगा? 2 मॉलिक्यूल PG एसिड का। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बच्चा यही दिस RUBP विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब यहां बच्चा कार्बन कितना है? 5। यहां कार्बन है नहीं, तो ये 2 कंपाउंड में बदल जाता है। ये है आपका COOH, CHOH एंड CH2OP, दैट इज फास्फो ग्लिसरिक एसिड। और एक मॉलिक्यूल बेटा ये बना देता है ग्लाइकोलिक एसिड का, ठीक है। 2 कार्बन है। अब सुनो, यही वाला प्रोसेस बेटा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इज नथिंग, फोटो रेस्पिरेशन इज नथिंग, इट इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ RUBP। अगर RUBP CO2 से रिएक्शन करेगा तो केल्विन साइकिल होगी, O2 से रिएक्शन करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। और आपको पता है इस फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकांड्रिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, RUBP को अगर CO2 और O2 दोनों इक्वल दोगे तब तो ये CO2 से रिएक्शन करेगा। लेकिन RUBP को अगर O2 ज्यादा दोगे तो O2 से रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कंपाउंड RUBP CO2 O2 दोनों से रिएक्शन कर सकता है। डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे हम लोग होते हैं ना, मायावती जी सरकार तो हाथी लगा लिया, मोदी जी की सरकार तो कमल लगा लिया, और मुलायम सिंह साहब की सरकार तो क्या लगा लिया? साइकिल। बिल्कुल
बदल जाता है, कहता है जो ज्यादा होगा भैया उससे रिएक्शन करेंगे। CO2 O2 इक्वल तो केल्विन साइकिल, CO2 ज्यादा तो केल्विन साइकिल, O2 ज्यादा तो फिर होगा फोटो रेस्पिरेशन। और बच्चों इसमें देखो ये 2 कार्बन है ना, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं बाबू C2 साइकिल। एक बार बहुत प्यारा सवाल पूछा गया था, वो कौन सा कंपाउंड है जो केल्विन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है, तो दैट इज द फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये दोनों में कॉमन है, देखिए यहां भी पीजी एसिड बना, यहां भी बना। बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए इतनी बार पूछा गया है। एक और पूछा जाता मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन प्लांट वर्ल्ड में, तो यही RUBP। इसके बाद एनिमल वर्ल्ड में क्या होगा बच्चों, कोलेजन। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सवाल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 92, 99, 2000, 2002, 2005, 2006, 10 में 2 बार, 12, 13, 20। यही काम हो रहा है 40 साल से, इसीलिए 1 डे 1 क्वेश्चन की सीरीज हो रही है। समझ में आई बात ना? RUBP केल्विन साइकिल भी करेगा, फोटो रेस्पिरेशन भी करेगा। RUBP केल्विन साइकिल फोटो रेस्पिरेशन में कॉमन क्या है, पीजी एसिड। कब करेगा केल्विन साइकिल, जब CO2 ज्यादा हो या CO2 O2 दोनों बराबर हो। कब करेगा फोटो रेस्पिरेशन, जब O2 ज्यादा हो। कितने सेल ऑर्गेनेल्स फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 3। कौन से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम। किसमें होगा, C3 प्लांट में। और इसीलिए बच्चों C3 प्लांट के लिए ज्यादा नहीं होती, C4 प्लांट की ज्यादा होती है, क्योंकि C4 प्लांट में RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं कर पाता। जहां पे RUBP होता है वहां पे ऑलरेडी CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा करके रखी जाती है। कैसा लग रहा है ये सब जरूर बताना बच्चों। अगला बच्चों हमारा चौथे दिन का यही था, और यहां पर जरा ध्यान से देख लीजिए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। मतलब C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होते हैं। टेम्परेट रीजन में होता C3, ट्रॉपिकल रीजन में होता C4 मेरे प्यारे बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 में नहीं होता। To understand photorespiration, we have to know a little bit about the first step of Kelvin pathway, the first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form 2 मोल ऑफ PG एसिड। यही हमने बता दिया बच्चा कि केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में ये RUBP कार्बन कितना है बच्चा, 5। CO2 में कार्बन कितना है बेटा, 1। 5 1 कितना हो गया, 6। और ये हो गया 2 into 3। तो कितने पीजी एसिड बन गए बच्चा लोग, 2 पीजी एसिड, एक RUBP से और एक CO2 से। और पूरे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कितना CO2 यूज होता है, 6 CO2। तो 6 CO2 से कितना पीजी एसिड बन गया बच्चा, 12 पीजी एसिड, राइट। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। Rubusco is the most abundant enzyme in the world। बहुत बहुत गोल्डन वर्ड, यस। is characterized by the fact that active site can bind both CO2 and O2। CO2 के लिए भी एक्टिव साइट है, O2 के लिए है। Can you think how this could be possible? Rubusco has a much greater affinity for CO2 when the CO2 and O2 is nearly equal। यही हमने बताया, अगर CO2 O2 दोनों नियरली इक्वल होंगे तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, याद रखिएगा, राइट। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दे वर नॉट सो। मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, O2 ज्यादा हो गया, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। मतलब ये डिपेंड करता है, तो RUBP किससे रिएक्शन करेगा, जो ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा होगा तो CO2 से, O2 ज्यादा होगा तो O2 से, दोनों बराबर हुआ तो CO2 से। और बच्चा इसके आसपास सवाल जरूर मिलेगा, नीट में मिला लेना, 5 मई को पेपर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब आगे बच्चा, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट था, ये हमने सवाल पूछा था यूजिंग ए। अब यही आपका एक्सपेरिमेंट है, क्लेडोफोरा पे किया गया था एक्सपेरिमेंट, और ये देखा गया था कि जहां पे ब्लू और रेड लाइट है वहां पर बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको पूरा देख लीजिए, आपको पूरी एनसीईआरटी भी याद करा दें। 14, 18, 19 में पूछा गया, आए बाएं साए नहीं पूछते भैया, जो पूछा गया वही पूछ रहे हैं। नाउ कंसीडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW इंगलमैन। पहला सवाल बनेगा, ये प्रयोग किसने किया था, तो वैज्ञानिक का नाम है TW इंगलमैन। ईयर क्या था, 1843 से 1909। ठीक है भैया। अब ये कह रहे हैं, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गी। अब ये कह रहे हैं प्रिज्म को यूज किया, और जानते हो जब सनलाइट डालेंगे तो क्या होगा, कलर अलग अलग हो जाएगा।
और एल्गी डाल दिया क्लेडोफोरा जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो जरा बताओ इसमें कौन सा पिगमेंट होगा, कमेंट करके बताना। स्टार्च बनाएगा कि नहीं। अब एक सस्पेंशन मतलब पानी का लिया, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, राइट। देखो एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से लाइट गुजार दी, और लाइट गुजार दी उसके बाद एल्गी डाल दिया और उसमें डाल दिया एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2। जब अलग अलग सारी लाइट गई ना, 7 कलर जाते हैं, तो सातों कलर में उसने ये देखा किस कलर में एरोबिक बैक्टीरिया जा रहा है। अरे एरोबिक बैक्टीरिया कहां जाएगा, जहां ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कहां होगा, जहां ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये देखा गया कि किस लाइट से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक। द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन में ऑक्सीजन निकला होगा भैया, इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया वहां पर गया होगा। A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembled roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B. मतलब जो अच्छी तरह से लाइट यूज होगी कौन सी होगी, ब्लू एंड रेड। अब ब्लू रेड अगर अच्छे से यूज होगी तो जहां वो लाइट जाएगी वहीं पर ऑक्सीजन निकलेगा, और जहां ऑक्सीजन निकलेगा वहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया जाएगा। यही बेटा एक्सपेरिमेंट था। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा इसमें, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो क्या बताओगे बच्चों, TW इंगलमैन। कैसा बैक्टीरिया लिया था, एरोबिक। एल्गी कौन लिया था, क्लेडोफोरा। किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी का। कौन सी दो लाइट इफेक्टिव मिली, ब्लू एंड रेड। एरोबिक बैक्टीरिया कहां गया, ब्लू और रेड लाइट में। क्यों गया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन निकल रहा होगा। तो ये 5वें एपिसोड हो गए बच्चों, 2014, 2018, 2019। 5 मई को देखना सवाल मिलता है कि नहीं। तो बेटा एक क्लोरोप्लास्ट का पहला जो था बच्चा, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से कितना एटीपी बनेगा, SLP के द्वारा। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 एटीपी। 100 ग्लूकोज पूछेंगे तो 200 एटीपी मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि SLP का मतलब होता है डायरेक्ट एटीपी विदाउट NAD एंड FAD। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का बच्चों अगला सवाल था। तो लैक्टिक एसिड एक स्टेप, 2 स्टेप में, लैक्टिक एसिड एक स्टेप में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका 2 स्टेप में होता है। लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है। 13% अगर एल्कोहल की कंसंट्रेशन तो इसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे एल्कोहलिक कंटेंट जिसमें कंसंट्रेशन एल्कोहल की मोर देन 13% होगी उसको बनाएंगे डिस्टिलेशन से। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में लाइट रिएक्शन कहां होता है, डार्क रिएक्शन कहां होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तो केल्विन साइकिल, और इसके बाद ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तो फोटो रेस्पिरेशन हमने बता दिया। और 5वां बच्चों हमने बता दिया आपको प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, TW इंगलमैन, क्लेडोफोरा, और इसके बाद ब्लू एंड रेड लाइट और एरोबिक बैक्टीरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक आदत है कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, समझ रहे हैं ना। अभी भी अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा जिद, मेरा जुनून, मेरा पागलपन ये है कि जिस तरह से 360 बाई 360 इतने बच्चों के आते हैं, इस बार भी आए और आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। एक बात और याद रखना, 3 दुश्मन हो तो सबसे पहले कमजोर दुश्मन को मारो, बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और केमिस्ट्री फिजिक्स का भी इंतजाम हम लोग अच्छे से करें चैनल पे, परेशान मत होना। कैसा लग रहा है ये प्रयास, जरूर कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।